मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के संभावित मॉडल पेपर्स के बारे में। डिस्टेंस इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। और देखिए डिस्टेंस सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा आप लोग, और एक मॉडल पेपर का प्रॉपर डिस्कशन किया जा रहा है। आप लोग का जैसा डिस्टेंस आपका डिमांड आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दो आप लोगों को सेट जो है वो आपके साथ और डिस्कस कर लूँ। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज पहले आप लोग को मिलेगी। क्या मिलेगा? बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। पहला देखिए, पहले का प्रश्न क्या है? प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा? लिक्विडेशन प्रथम कोटि के विक्रिया का जो वेग नियतांक होता है उसका मात्रक सीधा सीधा हो जाता है सेकेंड इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकेंड इनवर्स। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ क्या है? तो अच्छे चालकत्व की बात अगर करती है तो भाई जाहिर सी बात है, वैद्युत अपघट्य जो होना चाहिए आप लोग का प्रबल होना चाहिए। प्रबल होना चाहिए। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की विशेषता होती है वो चालकत्व अच्छे होते हैं। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 की से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? तो डिस्टेंस ये बनने वाला जो पदार्थ है वो आपका ये हो जाएगा CnO2Cl3। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? थैलिक अम्ल, फिनॉन, क्विनोन, फिनोल्फ्थेलीन। तो ये बनता है फिनोल्फ्थेलीन बनता है। क्या बनता है? फिनोल्फ्थेलीन बनता है। ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजित ठोस है, आणविक ठोस है। तो सहसंयोजित ठोस हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजित ठोस हो जाएगा। ज्वर नासी क्या है? पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फाडाइजीन है, नोवोजीन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न होगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कठोर क्यों होते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? और यहाँ पर समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इन तीनों पर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, और समपराशरी विलयन। पराशर दाब समपराशरी का मतलब सीधा सीधा हो गया, जिसके पराशर दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको डिस्कशन अच्छे से। और तो देखिए यहाँ प्रश्नों की सीरीज में जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं डिस्कशन आप लोग समक्ष। ये देखिए प्रश्न जो है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? देखिए ठोसों में उनके अणुओं और अवयविक परमाणु तथा अथवा अणु अथवा आयनों की स्थिति जो होती है स्थिर होती है। ठीक है डिस्टेंस, अर्थात ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर, भाई जाहिर सी बात है माध्य स्थिति की, जैसे ये ऐसे हो गया, जैसे माध्य स्थिति हो गया तो माध्य स्थिति इधर है तो इसके इधर और इधर कंपन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर माध्य स्थिति इधर उधर करते हैं, दोलन करते हैं। इसका कारण इनके मध्य उपस्थित प्रबल अंतरा आणविक बल करता है काम। क्या? अंतर अणु जो बल काम करता है इनके अंदर, यानी बल उपस्थित होते हैं। इन कारणों से ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। अब देखिए बात हो रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं हम लोग? तो जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया गति को घटाता है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? अभिक्रिया गति जब धीमी हो जाती है, यानी दो लोग इतनी तेजी से रिएक्ट कर दे रहे हैं लेकिन हम लोग जब उत्प्रेरक को उसमें मिला देते हैं तो वो क्या करता है? अभिक्रिया गति को धीमा कर देता है या कम कर देता है। तो यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए सोडियम सल्फाइड हो गया का वायु द्वारा। सोडियम सल्फाइड आप देख रहे हैं जो वायु के द्वारा हम लोग यहाँ पर जब इसको क्रिया करा रहे हैं तो ये जब बनता है तो यहाँ पर देखिए ग्लिसरीन की जो उपस्थिति हम लोग करा रहे हैं, ग्लिसरीन की उपस्थिति में जब ये क्रिया करा रहे हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट ये जो बनकर मिल रहा है हम लोग को, तो यहाँ पर ग्लिसरीन की उपस्थिति में क्या होता है? ये अभिक्रिया धीमी हो जाती है। क्या हो जाता है? अभिक्रिया धीमा हो जाता है। अब देखिए समपराशरी विलयन क्या था? तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे विलयन जिसके क्या होते हैं? पराशर दाब समान होते हैं। क्या होते हैं डिस्टेंस? जिसके पास पराशर दाब जो होते हैं समान होते हैं तो क्या होता है? उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपरगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशर नहीं होता, यानी C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा दोनों का। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ना, चारों तरफ फैलना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अधिक मोलरता का सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। एक पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए मोलरता हो गया, इन सभी को देख लीजिएगा एक बार, इन पर प्रश्न पूछता है हर बार। देखिए सीधा प्रश्न पूछा गया मोलरता निकालने के लिए ना ग्राम अणुओं की मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे में भार क्या हो जाएगा? किलोग्राम ले लेंगे हम लोग, लीटर में होला आता है लीटर में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 × 1000/500 यानी 500 जो दिया गया था तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया 2 मोल। ये डिस्टेंस देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 2 मोलर सीधा आंसर था। सॉल्व कर लेंगे इसको। नाइट्रस अम्ल आक्सीकारक तथा एवं अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए HNO2 नाइट्रस अम्ल जो हो गया है NO2 और O और H2O में करता है तो 9 7 ऑक्सीजन विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है? यह प्रबल ऑक्सीकारों के प्रति अपचायक का भी कार्य करता है क्योंकि यह उसमें नवजात ऑक्सीजन ग्रहण करके स्वयं नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। यानी HNO2 जो होता है, देखिए नाइट्रस अम्ल जो होता है नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? नाइट्रिक अम्ल बना दे रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और यहाँ पर नाइट्रस अम्ल हो गया। जब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2SO4 बन जाता है। ठीक है ना? और NO हो गया। अपचायक गुण में देखा जाए तो नाइट्रस H2O2 यानी नाइट्रस अम्ल जब क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल और साथ ही साथ जल बनता है इसमें। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एकदम आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं, क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं, ये किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि इन तत्वों में बंध समृद्ध संरचना होती है। संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके बंध संरचना क्या होती है, बंध समृद्ध संरचना होती है। इन संरचनाओं में संक्रमण धातु प्रबल परमाणु प्रबल धात्विक आबंधों द्वारा बांधा रहता है, अतः धातुओं को गलाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च देखने को मिलते हैं। ठीक है ना डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? तो डिस्टेंस को भी समझते हैं हम लोग। देखिए डिस्टेंस, ईथर के बारे में बातें हो रही है तो देखिए ईथर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश तथा पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अगर देखा जाए तो वायु अथवा ओजोन युक्त ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर के पेरोक्साइड बना लेता है, जो कि अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है। इस क्रिया को रोकने के लिए ईथर को सूर्य के प्रकाश इनके प्रभाव से बचाने के लिए रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस हम लोग इसमें देखिए तो यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन ट्राइएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का देखिए फार्मूला यहाँ पर, यानी फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन बोलते हैं। ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मेल्डिहाइड है आप लोगों का, ठीक है, ये अमोनिया हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है तो ये देखिए जल बन रहा है आप लोगों का, और उसके साथ साथ यूरोट्रोपिन बनता है। CH2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर N4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है यूरोट्रोपिन का, और यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है, ठीक है। अमोनिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा तो यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका समाकलन रूप जरूर पूछता है, या तो समाकलन रूप पर एक सवाल जरूर पूछता है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इस पर एक सवाल आपका एकदम फिक्स है, ये पहले से ही इस बात को याद रखिएगा। देखिए प्रश्न आप लोग के समक्ष दिख रहा है डिस्टेंस, और प्रथम कोटि की अभिक्रियापन बहुत ही सीधा रहता है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। K = 2.303/T log A/A-x, ये फार्मूला है आप लोगों का, ठीक है ना। और मैंने डिस्टेंस बकायदे अच्छे समाकलन रूप इसका प्रूफ कराया हुआ है ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से, उसको एक बार देखेंगे डिस्टेंस आप तो भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए प्रारंभिक मात्रा हम लोग 100 मान लेते हैं, और यहाँ पर x जो होगा वो 75 हो जाएगा, ये 75 पूर्ण हो जा रहा है। बचा कितना आप लोगों का, ये बचा 25। तो देखिए K = हो जाएगा 2.303/T 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 समाप्त हो रहा है समय। लॉग 100 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, काट दिए इसको, log 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 log देखिए यहाँ पर log 3 ये वो बना के देखिए T ½ T3/4 = जो है 2.303/K log 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार देखिए T½ जो हो जाएगा 2.303/K log 2 हो जाएगा, ठीक है, आधा है। ये लिख देने का देखिए आप लोगों का समीकरण 1 और 2 से भाग दिया गया, तो ये तो लिख दिया गया इधर T3/4/T½ जब इधर लिया गया तो इसने देखिए यहाँ पर ये जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ये इससे चूक जाएगा, गायब हो जाएगा, K से गायब हो गया। अब यहाँ पर देखिए log 2 से log 2 तो 2 आया केवल, तो T3/4 = 2 × T1/2, यानी 3/4 भाग को पूर्ण करने में लगा समय देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और 2 × अर्ध आयु के क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इसे सॉल्व करना है, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। अब देखिए क्या प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर बताइए। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर धात्विक चालक वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बनी बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रभावित होती है, भाई जाहिर सी बात है, या इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहलाते हैं, भाई सीधी सी बात है, विद्युत धारा जिससे आसानी से क्या हो जाए, जिनसे होकर प्रभावित हो जाए, उन्हें हम लोग बोल देंगे। अब देखिए सभी धातु ग्रेफाइट हो गया, कुछ खनिज धातु चालक के उदाहरण होते हैं। इन चालकों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा क्या होता है, जबकि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन जो होता है इनकी गलित अवस्था या इनकी जली विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप होता है। भाई जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट हम लोग पता चला कि उनसे इलेक्ट्रिक को फैला दिए, लेकिन कुछ ऐसे विद्युत होते हैं जिनको द्रवित अवस्था में प्राप्त करते हैं हम लोग जब उसको, तब उससे विद्युत क्या होता है, प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग विद्युत अपघटनी चालन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे लवणों के जली विलयन, अम्ल तथा क्षारों के जली विलयन जो होते हैं विद्युत अपघटनी चालकों के उदाहरण हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, ठीक है ना। आयनों की गति का मतलब हो गया जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करेंगे तो उनके बेस पर बातें होंगी। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है यौगिक कणभार निकालना 0.29 हो गया, कार्बनिक यौगिक का 1.5 बेंजीन है, देखिए इतने दिया गया, यौगिक कणभार ज्ञात करना है। तो ये KF वाला है जो फार्मूला यहाँ पर देखिए, इन पर जो होता है ये फार्मूले पर सवाल जो होता है ये पूछता जरूर है,
ना, मोलर union स्थिरांक जो हो गया, और मोलर union स्थिरांक का डेफिनेशन या तो उस पर सवाल हर बार पूछता है, तो उसको डिरेक्शंस आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए एकदम सीधा-सीधा है, यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ पर ये फार्मूला है, उसी फार्मूले पे जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट करके बस सॉल्व कर देना है, ठीक है? ये भी एकदम सीधा है। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है? साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है, चलिए यही बात करते हैं। कठोर जल में देखिए क्या होता है, डिस्टेंस कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कठोर जल में क्या होता है, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आयन होते हैं। ये आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। 2C17H35COONA साबुन सोडियम साबुन हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है? तो ये बना सोडियम क्लोराइड बना, और यहाँ पर अघुलनशील देखिए कैल्शियम स्टीरेट बना। क्या बना, कैल्शियम स्टीरेट बना। इसे हम लोग कैल्शियम साबुन बोलते हैं, ठीक है ना? यह अघुलनशील जो साबुन होता है डिस्टेंस मल्फेन की तरह पानी से अलग हो जाता है और शोधन अभिक्रमक के कार्य के लिए बेकार होते हैं। तो डिस्टेंस इस तरीके से देखिए क्या होता है, ये निर्माण होता है, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फास्फिन की प्रयोगशाला की निर्माण विधि, सब इंपॉर्टेंट ही है आप लोगों का। कोई ना कोई प्रयोगशाला विधि एक पूछता ही है आप लोगों से हर बार। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरक का देखिए एंजाइम के बारे में पूछा गया है। एंजाइम के बारे में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का उपयोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए एल्कोहल का डिफरेंस क्या होता है, ये बार बार पूछता है। और नाम वाइज रिएक्शन भी बार बार पूछता है आप लोग के परीक्षा में, एग्जाम में, उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से ये है पेपर आप लोगों का। और इन पेपर के जितने भी द्रव्य भी लेता है, देखिए हेस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है? हेस नियम वगैरह जो भी 2 4 5 नियम आप लोग को बताए गए हैं, उन सबको देखकर जाइएगा। राउल का नियम वगैरह जैसे हो गया। तो दोस्तों ये रहा पहला सेट। पहले सेट का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। आज का ये डिस्कशन आप लोग के साथ कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।